जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जैन रोजगार क्लासेस में मैं आर.के. झा आपको सीएचएसएल एसएससी एग्जामिनेशन के लिए अंगार बैच को लेकर रहा है, जिसमें आपको रीजनिंग के विषय में पूरी जानकारी को बताएंगे कि कैसे हम सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए आपको हम तैयार करें ताकि आप बेहतर कर सके अंगार बैच में। और सीएचएसएल एग्जामिनेशन में दोनों का क्या रिलेशन आपस में है, इसको हम आपको समझाने के लिए आए हैं। और एसएससी का एक अपना पैटर्न है, उस पैटर्न को हमको क्या करना है, फॉलो करना है सिलेबस के माध्यम से, कंटेंट्स के माध्यम से। तो अंगार बैच जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्जामिनेशन को पास कर सकें। इसी हेतु हम अंगार बैच को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग जो है वो सबसे पहले आपको समझना है कि रीजनिंग जो है वह रीजन वर्ड से बना है, यानी कारण से बना है। और इसके लिए 3 फंडामेंटल वर्ड से बच्चों पहले समझें कि रीजनिंग है क्या, क्यों रीजनिंग को पढ़ा जाता है, क्या एग्जामिनेशन में इसका इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए 3 फंडामेंटल वर्ड्स है, परसेप्शन, कंसेप्शन, देन जजमेंट। परसेप्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीजों का समझ होना। देन कंसेप्शन, फिर उसकी जानकारी का होना। देन जजमेंट, फिर निर्णय करना। लेकिन आज के युवा बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले निर्णय लेते हैं, और जब निर्णय में गड़बड़ होता है तब समझने का प्रयास करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर समझते हैं। तब तक आपका क्या होता है कि गाड़ी आगे जा चुकी होती है। इसलिए रीजनिंग कहता है कि पहले समझिए, फिर परखिए, और फिर आप क्या कीजिए, निर्णय कीजिए। तो रीजनिंग आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका मानसिक जो आपका एबिलिटी है, मानसिक क्षमता जो है वह स्ट्रांग हो सके, और आप कितना बेहतर सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, इसी चीज का एनालिसिस में किया गया है। अब इस रीजनिंग को हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक जो आपका होगा वह क्या होगा, पहला जो आपका पार्ट है वो है वर्बल रीजनिंग, जिसको क्या कहते हैं, भाषिक। यानी रीजनिंग को क्या किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में डिवाइड किया। पहला क्या हो गया, भाषिक, और दूसरा क्या है, अभाषिक यानी नॉन वर्बल। तो भाषिक का मतलब क्या होता है, यानी जो कुछ भी आपको लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए वह क्या हो गया, भाषिक। और जो फिगर के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसको क्या कहेंगे हम, अभाषिक यानी नॉन वर्बल। अब भाषिक को भी क्या किया गया है कि 2 भाग में बांटा गया है, एक को कॉमन सेंस और दूसरा क्या हो गया, एनालिटिकल। अब कॉमन सेंस क्या हो गया, सामान्य बुद्धि। अब आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा बच्चों, तो आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर पर जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। और जब हायर एग्जामिनेशन दीजिएगा, आप बैंकिंग वगैरह का दीजिएगा, मैनेजमेंट का दीजिएगा, तो वहां लिखा रहता है रीजनिंग टेस्ट। और हिंदी में क्या कहेंगे, तर्क शक्ति परीक्षण। अब दोनों में क्या अंतर है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण और आपको रीजनिंग टेस्ट में। तो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का अगर विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं हम लॉजिकल बेस्ड पर, तो वही आगे जाकर क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग हो जाता है, और या उसको हम रीजनिंग कहते हैं। अगर पूरे को अगर हम लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, आपका वह रीजनिंग कहलाएगा, यानी कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। अब सामान्य बुद्धि को भी हम क्या कर सकते हैं कि 2 भाग में इसको, फिर हम एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, तो यहां हम एसएससी की बात कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए आपका 2 आता है। एक रूल बेस्ड रीजनिंग हो गया, यानी रूल बेस्ड में क्या होता है, रूल बेस्ड में आपको होगा कि जैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये सब का एक पैटर्न है। आपको एक कंसेप्ट चाहिए, और जब कंसेप्ट होगा तो आप क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, उसी में टेक्निक को समझना है। अब रीजनिंग को भी देखिए, पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे हमने आपको क्या बताया कि रूल बेस्ड और आपका एक है मैथमेटिकल बेस्ड। इसके पहले हमने बताया था वर्बल, एनालिटिकल, और एक आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल।
तो वर्बल का जो कॉमन सेंस पार्ट है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कंसेप्चुअल पार्ट है। कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चों, सॉल्व होगा। सेकेंड पार्ट जो एनालिटिकल है ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, यानी व्यावहारिकता आपका कैसा है, आप सोचते कैसे हैं, आपका माइंड कितना पॉजिटिव है, उसको हम एनालिटिकल कहते हैं। यानी प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस जो आप करते हैं वही आपका एनालिटिकल रीजनिंग होता है। थर्ड आपका जो हो गया नॉन वर्बल, वह टेक्निकल पार्ट है, यानी आपको अगर पता है टेक्निक्स उसका कि फिगर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर वो टेक्निक्स अगर आपको पता है तो नॉन वर्बल आपके लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जो कॉमन सेंस है वह आपका क्या है, वह कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल जो है वह प्रैक्टिकल पार्ट है, और जो नॉन वर्बल है वह आपका क्या है, टेक्निकल पार्ट है। तो रीजनिंग को पढ़ने का एक अपना अप्रोच है, हर क्वेश्चंस को, हर चैप्टर्स को एक मेंटल लेवल के साथ अगर उसको देखा जाए, मेंटली अगर उसको एनालिसिस किया जाए तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे जरूरी है कि आपका अप्रोच कितना बेहतर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जब किसी एग्जामिनेशन का हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास कंटेंट्स होना चाहिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो है क्या। जैसे हम CHSL का एग्जामिनेशन देते हैं या CHSL एग्जामिनेशन की स्टार्ट करेंगे हम तैयारी, या SSC की और भी एग्जामिनेशन में, तो आप देखेंगे कि 2023 तक या 24 में जो 2 एग्जाम हुआ है, मेंस का हुआ है, हम देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या है। अगर उस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो देखेंगे हम लोग कि हमारी तैयारी और भी आसान हो जाती है। और इसके लिए हम आपको सबसे पहले आपको चलेंगे हम कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, फर्स्ट चैप्टर है कॉमन सेंस का। अब कोडिंग और डिकोडिंग, तो कोड का अर्थ क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए देखिएगा बच्चों कि किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में, अंग्रेजी में रहेगा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो अब ये कोड होता क्या है, अभी देखिएगा AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहां भी कोड वर्ड का यूज होता है। तो रीजनिंग का रिलेशन जो है टेक्नोलॉजी से भी है आपका, और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तो कोड मतलब होता है कूट भाषा। कूट का अर्थ क्या होता है, रहस्य, छिपा हुआ, यानी हिडन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट, यानी कोड जो है वह डिकोड को मैसेज भेजता है और डिकोड उसको क्या करता है, रिसीव करता है। जो थर्ड पर्सन इसको नहीं जान रहा होता है, इसी को क्या कहते हैं, कोड और डिकोड कहते हैं। कोड जो होगा वह मीनिंगफुल होगा, डिकोड जो होगा वह मीनिंगलेस होगा, अर्थपूर्ण और अर्थ विहीन, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो जब आप SSC का CHSL का एग्जामिनेशन देंगे तो याद रखिए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। अब 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन का होता है, तो एक आता है वर्ड बेस्ड, शब्द पर आधारित। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है कि जैसे अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से कि किसी कूट भाषा में अजय को FOFD लिखा जाता है, तो सोनी के कूट भाषा को क्या लिखा जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर आप जब लिखेंगे आप कोड या डिकोड, तो कैसे इसका एनालिसिस करेंगे। इसको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां से यहां के रिलेशन को देखना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। तो बच्चों याद रखना है हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले कि इंग्लिश अल्फाबेट का 26 लेटर है,
26 लेटर है ए से लेकर जेड तक। उस 26 लेटर का हमको क्या याद रखना होगा, उसका पोजीशन याद रखना होगा कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, और दूसरा उसका अपोजिट याद रखना होगा। जैसे कहते हैं ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, एंड सो ऑन। तो उस प्रकार से अगर हमको याद है तो बिना कलम चलाए किसी लेवल का क्वेश्चन हो, कहीं का क्वेश्चन हो, पूरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को बिना कलम चलाए सॉल्व कर सकते हैं। थिंक विदाउट इंक कैसे करेंगे इसको हम लोग देखें। यहां पर देखिए पोजीशन को याद रखेंगे और एक सीक्वेंस होना चाहिए, कहीं से किसी लेटर को हम नहीं ले सकते हैं। ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, यानी 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होगा। जे का 10 होता है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा। ए में 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होगा। वाई का 25 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा। तो 26 लेटर होता है, एक आ गया और 4 शेष बच गया, तो चौथा लेटर क्या हो गया, डी। तो अब हम लॉजिक क्या समझे बिना कलम चलाए, कि प्रत्येक कोड के लेटर में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा डिकोड आ जाता है। तो यहां भी हम 5 जोड़ेंगे, 19 में एस का 19 होता है, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, ओ का 15 होता है, एन का 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 और 9 में 5 जोड़ेंगे 14। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये कितना आसान है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कोई वर्ड अगर आपको दिया गया है, जैसे एक वर्ड दिया देयर, DHEIR लिखा गया TRIHE, फिर लिखा गया सोल्जर DIER SROLIED, फिर आया कस्टम आ गया। अब लॉजिक हम देखेंगे क्या लॉजिक है। तो एक लॉजिक एसएससी में बहुत सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पर आता है बच्चों। तो यहां पर जो लेटर कोड में है वही लेटर आपका कहां है, डिकोड में है। तो निश्चित तौर पर क्या किया होगा, वर्ड में जो लेटर दिया गया है कोड में, उसके ऑर्डर को चेंज किया गया है। कैसे चेंज किया गया है, तो आप इसको एनालिसिस कीजिए कि आपका जो ऑर्डर चेंज हुआ है वो कैसे हुआ और क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है। यहां पर मेरा क्या कंसेप्ट है कि लेटर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला लॉजिक ये देखेंगे हम। तो यहां पर देखिए क्या किया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। अगर पोजीशन आपको याद है तो अल्फाबेट पोजीशन का नंबर याद रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो टी का 20, आर का 18, आई का कितना हो गया 9, एच का 8, ई का 5, यानी घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में है। यहां देखिए 19, एस का, आर का 18, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, ई का 5, डी का 4। तो डेफिनेट हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई कलम चलाने की आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या करेंगे 21, 20, 19, 15, 13, 3 और मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो हम लोग अगर कंसेप्ट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और एक बात बच्चों याद रखिए, अपने कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है कि पढ़ाई आप खास करके रीजनिंग 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पहला अप्रोच क्या है, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई। क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई क्या होती है कि हमने क्वेश्चंस दिया और उस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवा दिया, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। एक होता है कॉन्सेप्ट कि अगर आपको बता दिया गया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कितने टाइप्स हैं और हर टाइप्स का 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिया गया कि इन चीजों में क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर वो कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में आ गया तो क्वेश्चन आपका क्या होता है,
सॉल्व हो जाता है, चाहे किसी लेवल का हो। और ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पर किसी का बपौती अधिकार नहीं होता। ये वर्ड में कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन कहीं पर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसलिए हमेशा कंसेप्ट को याद रखिए। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा आपको कंसेप्ट के साथ ही आपके साथ जुड़ेगा, ताकि आपका हर क्वेश्चन जो है बिना कलम चलाए सॉल्व हो सके। इसी जज्बे के साथ हमारी टीम आपके साथ जो है काम करती रहेगी। अब हम देखेंगे कि वर्ड बेस्ड में क्या क्या ध्यान रखेंगे हम, कि देखेंगे कि डिकोड का जो लेटर है, कोड के किस लेटर से नियरेस्ट है। अगर आगे का लेटर होगा तो प्लस करेंगे, पीछे का लेटर होगा तो माइनस करेंगे। सेम लेटर होगा, उसका लॉजिक क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, रिवर्स होगा, हाफ से रिवर्स होगा, अल्टरनेट होगा। तो ये सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से वर्ड बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे नंबर बेस्ड में एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लेंगे, एक वर्ड है आपका ओरिजिनल। अब इस वर्ड को क्या किया गया कि 4 से डिकोड किया गया। किससे किया गया? 4 से किया गया। फिर लिया गया ब्यूटी, BAUTY, इसको क्या किया गया? 3 से लिया गया। तो इंटरनेशनल, अब क्या किया गया? इंटरनेशनल वर्ड का कोड क्या होगा? अब यहां पर ध्यान में रखेंगे हम। अब ऑप्शन भी मान लिया जाए दे दिया गया। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। इसमें दे दिया गया आपको कि ऑप्शन में दे दिया कि 6.5, 8, 9.5 और 3.5। अब कौन सा लॉजिक होगा? अब ओरिजिनल में देखते हैं कि वॉवेल्स की संख्या 4 है तो 4 लिखा गया। ब्यूटी में वॉवेल की संख्या 3 है, 3 लिखा गया। इंटरनेशनल में वॉवेल की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 होगा। लेकिन 6 हमारे ऑप्शन में नहीं है। ये आंसर सही होते हुए भी जो है ऑप्शन में नहीं रहने के कारण ये आंसर नहीं होगा। और जब आपने वॉवेल्स को काउंट किया है तो प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट्स को भी काउंट कीजिए। कॉन्सोनेंट्स में कितने हैं? अगर 4 वॉवेल्स में है तो 4 कॉन्सोनेंट्स में भी हैं आपका, 4 लिखा हुआ है। ब्यूटी में 3 अगर आपका वॉवेल्स हैं तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, लिखा हुआ है। अगर आपका इंटरनेशनल में 6 वॉवेल्स हैं तो 7 आपका कॉन्सोनेंट्स है, यह भी आंसर सही है। लेकिन यह भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए कि 8 लेटर है, 2 से डिवाइड किया 2 से तो 4 हो गया। 6 लेटर है, 2 से डिवाइड किया तो 3 हो गया। इंटरनेशनल में 13 लेटर है, 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में जो लॉजिक आता है, आप जो सोचते हैं कि मेरा आंसर सही है, अगर वो ऑप्शन से मैच नहीं होता है तो आप तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक प्रश्न के कई आंसर हो सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान में रखेंगे, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो डिटेल कंसेप्ट के साथ आएंगे। किन किन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारा टाइप्स है। आपको सेंटेंस बेस्ड है, एक क्वेश्चन आता है इससे, है ना। फिर सिंबल बेस्ड, यानी वर्ड में लेटर रहेगा उसको सिंबल से डिकोड किया जाएगा। फिर दूसरे वर्ड को उसी सिंबल से कॉमन लेटर को लेकर हम चलेंगे। तो सिंबल बेस्ड, कंडीशन बेस्ड में आपको शर्त आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। ये चूंकि ज्यादा पॉपुलर है तो हमने आपको डिस्कस किया। ये लंबा चैप्टर है, जब हम पढ़ाएंगे बच्चों तो हम बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट के साथ देंगे। और ये पूरी गारंटी रहेगी कि आपका कलम हम इस चैप्टर में चलने नहीं देंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर है। तो आगे देखिए मेरा चैप्टर है आपका एनालॉजी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए, सीएचएसएल के लिए है। क्योंकि एसएससी में इस चैप्टर से आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन
आना ही आना है एनालॉजी में। एक अक्षर से संबंधित होता है, यानी एनालॉजी कहते किसको हैं? तो एनालॉजी का अर्थ होता है सम संबंध भी कहते हैं, सादृश्यता भी कहते हैं, यानी एक का संबंध जो दूसरे से होगा, तीसरे का संबंध चौथे से वही होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। अब वर्ड बेस्ड में है, नंबर बेस्ड में है, तो कैसे हो सकता है? तो हम अगर एग्जांपल दें कि मार्कर का जिस प्रकार संबंध बोर्ड से है, ठीक उसी प्रकार एक कलम का संबंध किससे होगा? तो आपका जवाब होगा कॉपी होगा, पेपर होगा। ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन आपका क्या कहलाता है? एनालॉजी होता है। इसको समझना है बच्चों, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। आप कैसे इसको सोचते हैं? अपने माइंड का प्रयोग कीजिए। आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप एनालिसिस कर सके कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या तर्क इसमें दिया हुआ है। तो यहां पर आप समझ गए कि मार्कर से जिस प्रकार संबंध जो है बोर्ड से होता है, ठीक उसी प्रकार एक कलम का रिलेशन किससे होगा? पेपर से होगा या कॉपी से होगा। इसी को क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। अब आप लेटर बेस्ड में एग्जाम्पल के द्वारा ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि ए बी इस प्रकार से लिया गया, अब ये दे दिया गया कि इसका रिलेशन क्या होगा। एक क्वेश्चन बाबू आता है, तो हमने पहले ही कहा है अल्फाबेट को याद रखें हम लोग, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद है, पोजिट याद है, तो रीजनिंग का 5 चैप्टर है जहां बिल्कुल भी कलम आपकी नहीं चलेगी। थिंक विदाउट इंक को ध्यान में लेकर हम लोग चलेंगे। तो यहां पर देखिए उसका क्या अप्रोच है अल्फाबेट का। ए का अपोजिट जेड है, क्योंकि इसका संबंध जो इससे होगा वही संबंध इसका अगले से होगा। तो ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, तो सी का अपोजिट एक्स हो गया, और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना आसान है। आप अगर याद रखेंगे तो कभी नंबर को जोड़ेगा। 2 तरीके से एनालिसिस होता है, एक लेटर टू लेटर होगा लेटर बेस्ड में, या लेटर टू सीरीज होगा। यही 2 कंसेप्ट इसमें है, लेटर टू लेटर या लेटर टू सीरीज। अब इसका कंसेप्ट क्या है, ये मैं अगले क्लास में, जब आप क्लास करेंगे जन रोजगार क्लासेस में, जब जुड़ेंगे आप हमसे, मैं डिटेल बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे बच्चों नहीं बनेगा। फिर ये क्वेश्चंस के बाद अब हम नंबर बेस्ड में आते हैं। वर्ड बेस्ड में हमने बता ही दिया आपको। अब नंबर बेस्ड में देखिए कितना मजेदार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने यहां पर दिया कि 5 का रिलेशन 25 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा? ऐसा आता है बच्चों, क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए। तो आपके जेहन में, दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि 5 का स्क्वायर करके 25 ला दिया गया, तो 6 को स्क्वायर करके 36 यानी 36 लाया जा सकता है। मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो जब ऑप्शन नहीं है तो क्या क्या आपके माइंड में आ सकता है? तो आपने किया कि 5 को स्क्वायर करके 25, तो 6 को स्क्वायर करके कितना हो गया? 36। फिर 5 में 20 को ऐड करके 25, तो 6 को प्लस 20 करके कितना ला सकते हैं? 26 हो सकता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी 25 ला सकते हैं, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30। तो हमारा आंसर क्या क्या हुआ कि 25 जो है 5 को स्क्वायर करके भी 25 ला सकते हैं, तो वैसे ही 6 को स्क्वायर करके भी 36 ला सकते हैं। 5 में 20 को जोड़ के भी 25 ला सकते हैं, तो 6 में 20 जोड़ के भी 26 ला सकते हैं।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 ला सकते हैं, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 ला सकते हैं। ये तीनों ही हमारा लॉजिक सही है, लेकिन आंसर सही वही होगा जो हमारे ऑप्शन में होगा, विकल्प में होगा। और कभी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि तीनों ही विकल्प में आपका रहेगा, कोई एक ही रहेगा। अगर रहेगा भी तो आइदर करके देगा या करके देगा। तो हमको यह भी याद रखना है कि ऑप्शन को खास करके जो 2-3 चैप्टर है आपको एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, इसमें ऑप्शन को ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा विकल्प क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में हैं जहां पर आपको एक क्वेश्चंस के कई आंसर हो सकते हैं, इसको ध्यान में देना है बच्चों। तो एनालॉजी इस प्रकार से हम 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा, आगे फिर डिटेल इसका हम बताएंगे। अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इससे भी आपको 1 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एसएससी में, जेएसएसएल में। और एसएससी का एक पैटर्न और याद रखिए, मोर और लेस एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबका सिलेबस, कंटेंट्स और क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी कंसेप्ट जो है वह वैसे भी सबका सेम होगा। बैंक में और एसएससी में अंतर है कि बैंक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है और एसएससी थोड़ा सा उसको, लेकिन एसएससी का जो रीजनिंग होता है वह काफी टेक्निकल होता है कि क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको बहुत बारीकी से करके आंसर करना होगा, क्योंकि गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कभी क्लास में हम बताएंगे कि रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में होता है उसका क्या साइकोलॉजी होता है, कैसे क्वेश्चन को सेट करते होंगे जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस पर एक क्लास में आगे आपका लूंगा तो बताऊंगा। यहां पर वर्गीकरण का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन, यानी अगर 4 कैरेक्टर है तो 3 कैरेक्टर एक जैसा होगा और एक जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम अगर लेते हैं, पहला ऑप्शन अगर आपका है कि 18 दिया गया, दूसरा 15 दिया गया, 13 दिया गया और 21 दिया गया। अब इस चारों अंक में संख्या में आपको छांटना है कि कौन सा विकल्प इसमें विजातीय है, यानी अपने जाति का नहीं है, अलग है। तो 18 भी आपका क्या है, डिविजिबल है, 3 से 6 से दोनों से कर सकता है। 15 भी डिविजिबल है, किससे, 3 से और 5 से। 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, अपने आप से है। और 21 भी है 3 से और 7 से। तो सबसे अलग कौन दिखा, सबसे अलग आपका 13 दिखा, सी। तो यही हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो शब्द पर भी रहेगा, आपका लेटर पर भी रहेगा और अंक पर भी रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि यहां पर दिया गया कि जैसे दे दिया गया, ध्यान देना है क्वेश्चन पर कि आपको कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्वेश्चंस आपका जो दिया जाएगा वो कैसे आपको दिया जाएगा। यहां पर और ये 4 ऑप्शन हैं। अब 4 ऑप्शन में खुद देखिए आप कि आपको अपने पता चल जाएगा कि कौन सबसे अलग है। तो यहां पर देखिए, के का भी अपोजिट पी है, टी का अपोजिट भी जी है, आई का अपोजिट आर है, सी का अपोजिट एक्स है। लेकिन एक अंतर है इसमें कि यहां पर पहले 11 है तब उसका अपोजिट 16 है, यहां पर 20 है तब 7 है, यहां 9 है तब 18 है, यहां 3 है तब 24 है। अपोजिट सभी हैं, लेकिन पहले छोटा लेटर है पहले अल्फाबेट का और उसके बाद आपका बड़ा लेटर है। तो सबसे अलग कौन दिखा, टी और जी। ये हमारा आंसर हो गया। ये कॉमन सेंस है।
आप खुद भी पता आपको चल जाएगा कि इसमें लॉजिक आपका है क्या। तो एनालॉजी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूटली हम लोग को ध्यान देना है, लॉजिक को देखना है कि क्या उसका साइकोलॉजी कह रहा, और उसी के अनुसार विकल्प के अनुसार हम लोग आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका आता है शब्दों का तार्किक क्रम। एक क्वेश्चन रहता है। अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जैसे दिया हुआ है तना दे दिया, जड़ दे दिया, पत्ता दे दिया, शाखा दे दिया, फल दे दिया और फूल दे दिया। अब इतने सारे वर्ड को आपको कहा है कि एक ऑर्डर में आपको सजाना है, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। तो हमको पता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, और हम लोग दैनिक जीवन में रीजनिंग क्या है, आपके दैनिक जीवन में जितनी सारे बातें आती हैं, जितनी सारी बातें आती है, उसी को एक लॉजिक के साथ उसको जोड़ दिया गया है, वही हमारा क्या है, रीजनिंग है। और मैं एक बात और कहता हूं बच्चों, अगर रीजनिंग कोई ईमानदारी से पढ़ ले, कोई उसको ठग नहीं सकता है, कोई उसको कन्विंस नहीं कर सकता है। यानी आपके विल पावर को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, आपके माइंड के एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो रीजनिंग एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। तो यहां पर बच्चों आपको भी पता है कि सीक्वेंस क्या होगा, इसी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, बी में जड़ को ले लेते हैं, फिर उसके बाद किसको लेते हैं हम, फिर अगर हम लेंगे हम तो क्या किसको लेंगे हम, ये हम ले लेंगे ए में तना, फिर किसको लेंगे हम, डी में शाखा, फिर किसको लेंगे हम, पत्ता, फिर किसको लेंगे हम, फिर हम लेंगे इसको फूल को लेंगे हम, और फिर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। और इस प्रकार मेरा सीक्वेंस क्या हो गया, तो तना और शाखा, तो कभी कभी दोनों में कोई एक ही होगा, या तना हो गया एक आपका जो सिंगल आपका ब्रांच होगा, और शाखा में कई ब्रांचेज होते हैं, है ना। तो हमने दोनों ही वर्ड को दे दिया, तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में दोनों में एक ही वर्ड रहे आपको। तो पहले जड़ हो गया, फिर तना या शाखा हो गया, फिर पत्ता हो गया, फिर फूल हो गया, फिर फल हो गया। ये लॉजिकल ऑर्डर में वर्ड को सजाने के लिए दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन बच्चों निश्चित तौर पर आएगा, तो ये आरोही क्रम में भी आता है और अवरोही क्रम में भी आता है। इसको ध्यान में रख के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आगे फिर हम देखते हैं इसी क्वेश्चंस में जो है आपको एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है, जैसे आपको दे देगा डिक्शनरी ऑर्डर पर वर्ड को सजाने के लिए, कैसे रहेगा, जैसे एक वर्ड दे देगा आपको प्लेयर, प्लेन, उसके बाद दे देगा प्लेन, ये भी प्लेन है, और दे देगा प्लेस, और कहेगा इन सारे शब्दों में डिक्शनरी ऑर्डर पर हिंदी शब्द कोश के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। कितना आसान है, डिक्शनरी हम बच्चे से ही देखते आ रहे हैं, तो डिक्शनरी ऑर्डर भी जो है आपको पूछा जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, मैं जब क्लास लेता हूं तो मैं बताता हूं कि रीजनिंग हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। रीजनिंग जो है वह 3 स्टेप का है। क्या है, आपका एक कॉमन सेंस, एक एनालिटिकल, एक नॉन वर्बल। अगर अपने जिंदगी को देखें, जीवन को देखें, तो वह भी 3 भागों में बटा हुआ है। लाइफ का जो चाइल्डहुड स्टेज है वह रीजनिंग का कॉमन सेंस रीजनिंग है। लाइफ का जो एडल्टहुड स्टेज है
वह आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, और लाइफ का जो ओल्ड एज है वह आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो अगर हम अपने जिंदगी को अगर रीजनिंग से जोड़ दें तो जितनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है वही हमारा क्या है, रीजनिंग है। अब बचपन में जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो जो आज के मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और जब आप रीजनिंग में भी आप पहले क्लास में आएंगे तो हम सबसे पहले आपको नंबर यानी अल्फाबेट आपको पढ़ाते हैं, एबीसीडी पढ़ाते हैं। बच्चे थोड़ा सा और डेवलप करते हैं, जब 6 मंथ्स का बच्चा होता है तो उसको बैठने के लिए सिखाया जाता है, तो वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाते हैं। ये सब कब होती है, बचपन में घटनाएं घटती हैं। और रीजनिंग में ये कहां होता है, कॉमन सेंस में होता है। बच्चे और बड़े होते हैं, सेंस डेवलप होता है, फिर वो कंपेयर करते हैं कि दूसरे से कौन मेरे से बड़े है, कौन मेरे से छोटा है, रैंकिंग आप देखते पढ़ते हैं। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चा का और सेंस डेवलप होता है और रिश्तेदारी को समझने लगता है। रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं, कॉमन सेंस में ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। बच्चे का सेंस और डेवलप होता है, और कई बार ऐसे प्रश्नों को अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से पूछते हैं कि प्रश्न का जवाब देने में उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो रीजनिंग में आता है आपका पजल, यानी पहेली, उलझन। तो प्रश्न को देकर उलझ सकते हैं, ये हमारे रीजनिंग में है, वो हमारे लाइफ में होता है। और फिर एक चैप्टर आता है डिसीजन मेकिंग। बच्चे जब और बड़े होते हैं तो उनके जीवन में यह घटनाएं आती है, समय आता है, वो अपने लाइफ को डिसाइड करते हैं कि हमको किस ओर जाना है। और रीजनिंग में भी डिसीजन मेकिंग है, आपको बताता है कि आपका सोच जो है अब किस ओर जा रहा है। जब मेंटली आप स्ट्रांग हो गए, मेंटल एबिलिटी भी इसको कहा जाता है, तब फिर आप लॉजिकल पर आते हैं, लॉजिक पर आते हैं। तो वहीं से फिर जीवन का एक एडल्टहुड स्टेज यानी जवानी शुरू होता है। और आप जीवन में अगर सबसे ज्यादा अगर गलतियां कीजिएगा तो एडल्टहुड स्टेज में कीजिएगा, कि आपको हर अच्छी बातें आपको खराब लगेगी और हर खराब बातें आपको अच्छी लगेगी। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा अगर गलतियां कीजिएगा जीवन में, वो एनालिटिकल रीजनिंग में कीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि आपका सोच जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होगा। अगर ओपिनियन लिया जाए तो एक ही पॉइंट पर डिफरेंट ओपिनियन आएगा, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा। तो एडल्टहुड स्टेज में जीवन में सबसे ज्यादा आप गलतियां कीजिएगा तो रीजनिंग में, एनालिटिकल में कीजिएगा। इसलिए इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जोड़ा गया है। उसके बाद आता है नॉन वर्बल। नॉन मीन्स नहीं, वर्बल मीन्स स्टेटमेंट। पूरे लोगों को देखते होंगे, जब जीवन के अंतिम दौर में होता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, और सहारे के लिए उनके हाथ में एक डंडा दे दिया जाता है। और जिस दिन चलते हुए जिंदगी का डंडा रुक जाता है, उस दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो रीजनिंग में भी नॉन वर्बल का फिगर चलते चलते कैसी स्थिति आती है कि अपने आप रुक जाता है। जहां नॉन वर्बल का फिगर रुक गया वहीं पर नॉन वर्बल समाप्त हो गया, और जहां बूढ़े की डंडा रुक गई वहां हमारा जिंदगी समाप्त हो गया। तो हमारा जीवन का जो पूरा फिलॉसफी है वो रीजनिंग में समाहित है, और इसी का एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, एनालिटिकल जब आपको पढ़ाएंगे हम, तो आप देखिएगा हमारे जीवन में जितनी सारी घटनाएं घटती हैं सिचुएशन बेस्ड, वो सारा एनालिसिस हमारे क्वेश्चन में होगा। आप किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के, चाहे एसएससी का या किसी एग्जाम का देख लीजिए, उस समय जिस समय एग्जामिनेशन हो रहा होता है, उस समय का 6 महीना पहले या साल भर पहले जो घटनाएं घटित होती है हमारे देश में, हमारे समाज में, उन्हीं घटनाओं से संबंधित आपका प्रश्न होता है। तो ये आपका बौद्धिक स्तर, वो बौद्धिक जांच होती है आपकी, कि आप उसको किस प्रकार से एनालिसिस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही तो हमारा रीजनिंग है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिलेबस की ओर लेते जा रहे हैं, और देखें कि अगला फिर हमारा क्या है। तो यहां पर हमने आपको डिक्शनरी ऑर्डर पर बताया कि PLA यहां भी है, PLA यहां भी है, PLA यहां भी है, PLA यहां भी है। सारे वर्ड में PLA है। तो अल्फाबेटिकली जो है देखेंगे कि पहले क्या आएगा। तो पहला आपका हमारा क्या आ गया, प्लेस आ गया, क्योंकि C है आपका।
फिर आपका प्लेन है और प्लेन है, दोनों है, तो पहले आई होगा तब एन होगा, तो प्लेस के बाद क्या हो गया, प्लेन आ गया, प्लेन के बाद क्या आ गया, ये प्लेन आ गया, PLANE, के बाद एन आएगा, और फिर आपका क्या आ गया, प्लेयर आ गया। तो इस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर पर हमने वर्ड को सजा दिया, तो दूसरे स्थान पर हमारा क्या आ गया, प्लेन आ गया। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, और इससे आपका क्वेश्चंस जो होगा 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर हालत में आपको पूछा ही जाएगा, खास करके CHSL एग्जामिनेशन में। वैसे SSC के हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें आपका 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक सीरीज से रिलेटेड आएगा आपको, और एक वर्ड फॉर्मेशन से आता है। जैसे कि एक वर्ड आपको दिया गया, नर्सिंग मान लिया जाए, लिखा गया और कहा गया कि नर्सिंग शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। नर्सिंग शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी जिस प्रकार का जोड़ा इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होता है, ठीक उसी प्रकार का जोड़ा कहां होना चाहिए, इस वर्ड में होना चाहिए। कैसे हम करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एन, इसको क्या पढ़ेंगे, ओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यहां तो यू लिखा गया है तो ओ क्यों पढ़ेंगे। वो इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ेंगे क्योंकि हमको किसके अनुसार चलना है, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। और इंग्लिश अल्फाबेट में एन के बाद क्या पढ़ा जाता है, ओ पढ़ा जाता है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, कोई लेटर उस बीच का नहीं, अल्फाबेट बीच के लेटर का, इसलिए कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर कहां से चलेंगे, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, आर एस, इंग्लिश अल्फाबेट में आर के बाद क्या होता है, एस, और यहां भी आर के बाद क्या है, एस। तो एक पेयर क्या बन गया, आर एस, आर एस टी यू भी, एस टी यू भी आई जे के एन ओ नहीं होगा। अब फ्रॉम द राइट दाहिने से चलेंगे, जी एच आई, एक पेयर क्या हुआ, जी आई। इंग्लिश अल्फाबेट में भी जी और आई के बीच में एक लेटर है, और यहां भी जी और आई के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आई जे के एल एम एस टी यू, और एक पेयर और क्या बना, एस यू बना। क्लियर है, क्या बना, एस यू। आप अल्फाबेट जब देखेंगे तो एस और यू के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर है, और यहां भी एस यू के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर है, इसलिए एस यू पेयर बना, आर एस टी यू भी। और इस प्रकार से हमारा कितना पेयर बना, 3 पेयर बना। तो एक क्वेश्चन ये आना ही आना है, इसको याद रखिए। और लेफ्ट से भी काउंट करेंगे और राइट से भी काउंट करेंगे। बात आई समझ में प्यारे बच्चों, एकदम इजी वे में समझना, माइंड को फ्री रखना है। थिंक विदाउट इंक, बिना कलम चलाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आदत हम लोग डालें। टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ेगा, आपके माइंड का भी टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। आप आगे बढ़िए, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि एक वर्ड आपको दिया रहेगा, जैसे वर्ड लिखेगा कंप्यूटर और कहेगा कि अगर संभव है तो कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाएं जिसमें दूसरा, चौथा, छठा और 8वां लेटर आपका क्या हो, शामिल हो। कोई शब्द बनता है तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आंसर होगा, कोई शब्द नहीं बनता है तो आंसर एक्स होगा, और एक से ज्यादा वर्ड बनता है तो आंसर क्या होगा, जेड होगा। तो यहां पर वर्ड आएगा ओ पी
अब इस चारों लेटर से एक वर्ड बनेगा, एक क्या बनेगा? पोर्ट, PORT, एक ही वर्ड बनेगा। और इस वर्ड का दूसरा लेटर क्या है? ओ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ओ हो गया। तो इस प्रकार से वर्ड को हम क्या करेंगे? मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आएगा, इंटरचेंज करने के लिए आएगा, ठीक है, पेयर बनाने के लिए आएगा। तो इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक वर्ड और आता है, जैसे इंटरनेशनल वर्ड आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, नेशनल दिया जाएगा, नोशन दिया जाएगा, है ना, फिर नेम दिया जाएगा। अब इसमें से कहेगा कि कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। क्या रहेगा? एक वर्ड रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। तो 2 तरह का क्वेश्चन आता है कि दिए गए वर्ड से कौन सा विकल्प का शब्द बन सकता है और कौन सा विकल्प से शब्द नहीं बन सकता है। एक क्वेश्चन यह भी रहेगा। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों तो फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस आपके सामने करेंगे। और इस प्रकार से अल्फाबेट में आपका 3 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही रखे, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीरीज पर भी आता है कि ए से जेड तक का लेटर दिया हुआ है, लिखेगा आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो अगर हमको कंसेप्ट पता है तो बायां बायां माइनस होता है, तो क्या करेंगे हम? 17 में 7 को घटा देंगे तो जो बच जाएगा 10, 10वां लेटर जे होगा। कि आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो 17 में 7 घटा दिए 10, 10वां अक्षर क्या होता है? जे होता है अल्फाबेट में बाएं से। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अल्फाबेट से पूछे जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे और फिर डिटेल आपको हम बताएंगे इसमें। इसके बाद का चैप्टर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट का है। और इससे एसएससी में आपको 1 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 आपका कभी कभी एक ही रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट है क्या? बैठने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट। तो केवल यहां पर बैठाएगा नहीं, खड़ा रख के भी क्वेश्चन पूछेगा और बैठा के भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे लिखा रहेगा 5 persons are sitting in a row facing the same direction। 5 लोग एक कतार में बैठे हुए हैं और एक ही दिशा की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं या मुंह करके बैठे हुए हैं। या डायरेक्शन भी कभी देता है, फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, इसका भी एक कंसेप्ट है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? कॉमन सेंस का, रूल बेस्ड का कंसेप्चुअल पार्ट है ये। अब जैसे बच्चों देखें इसको हम, कि जैसे हम यहां पर एक हमने रो ले लिया, ठीक है, फिक्स है। तो हमेशा याद रखिए सीटिंग अरेंजमेंट में कि आपका सिंगल रो अगर है तो जो अल्फाबेट का कंसेप्ट होता है वही आपका कंसेप्ट क्या होगा? सीटिंग अरेंजमेंट का सिंगल रो का भी होगा। और अल्फाबेट में क्या होता है कि ए के तरफ से अगर चलते हैं और जेड को जाकर क्या करते हैं? समाप्त। तो ये हमेशा क्या कहलाता है? बायां। यानी ये क्या हो गया? लेफ्ट। और जेड क्या हो गया? दायां। यह हो गया राइट। तो बायां दायां का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर यहां पर पी क्यू आर है तो पी जो है वह क्यू का बायां हो गया और आर क्यू का दायां हो गया। ये दायां और बायां का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, तभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमको क्या आएगा? समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं बी, अगर 5 लोग एक कतार में बैठे हुए हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि बी ए और सी के मध्य बैठा हुआ है। अब ध्यान देंगे आप, बी ए और सी के मध्य बैठा हुआ है, तो आपको ये पता नहीं है बी तो बैठा हुआ है लेकिन ए और सी जो है वह बाएं बैठा हुआ है या दाएं बैठा हुआ है। फिर आपको उसी स्टेटमेंट में देता है कि ए जो है वह बी के दाएं बैठा हुआ है। ए कहां बैठा हुआ है?
बी के दाएं बैठा हुआ तो डेफिनेटली सी कहां होगा, बी के बाएं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि बी ए और सी के मध्य में बैठा हुआ। तो इस स्टेटमेंट से कंफर्म नहीं हुआ कि ए और सी बायां है या दायां है, लेकिन जैसे ही कहेगा कि ए जो है वह बी के दाएं बैठा हुआ है तो डेफिनेटली सी क्या होगा, बी के बाएं बैठा हुआ है। अब फिर इसी में जोड़ दिया स्टेटमेंट कि डी आपको बी के दाएं दूसरा है, तो बी का दाएं दूसरा कौन हो गया, डी हो गया। और ई जो है वह ए के बाएं तीसरा है, तो ए का बायां 1 2 3 यहां पर क्या हो गया, ई हो गया। और इस प्रकार से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है वह सॉल्व होगा। दूसरी बात याद रखना है कि जहां पर पोजीशन को कंफर्म करें लेफ्ट या राइट, क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे। कभी भी मध्य वाले पोजीशन से स्थान से क्वेश्चन की शुरुआत हम नहीं करेंगे। जहां पर दायां या बायां आपको कंफर्म करेगा कि बैठा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। और यह भी याद रखना है वह किसी भी डायरेक्शन को फेस कर सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन के उलझन में नहीं पड़ना है। सबका हमेशा याद रखिए कि ए के तरफ से लेफ्ट और जेड के तरफ से राइट, यानी बायां और दायां, यह कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। आप डायरेक्शन को दिमाग से हटाकर आप उसके लेफ्ट और राइट को दिमाग में लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन कभी आपका नहीं फंसेगा। तो ये सिंगल रो है, एसएससी में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सेकंड टाइप का जो होगा वह आपका क्या होगा, डबल रो का होगा। डबल रो में क्या होता है कि 2 पंक्ति है, मान लिया 5-5 व्यक्ति है, अब 5-5 व्यक्ति दोनों आमने सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, पहला अगर ईस्ट है तो दूसरा आपका वेस्ट होगा। और यह याद रखना है कि जब डबल रो आमने सामने होता है तो दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। मान लिया जाए एक कतार में एक व्यक्ति बैठा, मान लिया जाए एक कतार में आप बैठे हुए हैं, दूसरे सामने वाले में हम हैं, तो आपका जो बायां होगा वह हमारा दायां होगा, आपका जो दायां होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, लेफ्ट और राइट। आपका बायां मेरा दायां, मेरा दायां आपका बायां। तो याद रखेंगे कि अगर इसको हम बायां मानेंगे तो सामने वाला हमेशा क्या होगा, दायां होगा। और ये अगर आपका दायां होगा तो सामने वाला क्या होगा, बायां होगा। इसी के रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे। हम लोग याद रखेंगे, जब चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तो डिटेल फिर हम बताएंगे क्या क्या कंडीशन को याद रखना है। फिर आपका सर्किल का अगर क्वेश्चन है, यानी आपको सेंटर की ओर सभी एक गोलाकार आपको टेबल में एक केंद्र की ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं और फेस कर रहे हैं, तो याद रखेंगे हम कि जब सब केंद्र की ओर अगर सबका फेस होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा। ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त दिशा। हमेशा याद रखेंगे क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहेंगे हम, दक्षिणावर्त दिशा। और वामावर्त को क्या कहेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वामावर्त दिशा। तो अगर ए और बी है तो हमेशा याद रखिए कि ए जो है वह बी का क्या हो गया, ये बायां हो गया, और इधर से क्या हो गया, दायां हो गया वामावर्त। यानी ए बी का बायां है, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी और बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी बी ए का क्या है, दायां है। तो ये दायां और बायां का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दायां और बाएं का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी सवाल को आप बखूबी बेहतर तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ जब सेंटर की ओर फेस करेगा। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है इसमें भी। अब मान लिया जाए एक दे देगा कि जो सेंटर के बाहर की ओर फेस कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, जो कंसेप्ट आपका पहले से बना हुआ थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना है। क्या कि इसका बायां जो है इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो ये हो गया दायां और ये क्या हो गया, बायां।
अगर आपका ए और बी है तो ए बी का दायां है और बी जो है ए का क्या हो गया, बायां हो गया। क्यों? क्योंकि सबका चेहरा जो है वह क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है, और जब विपरीत दिशा की ओर होगा तो आपका पहले जो बायां था वह दायां हो जाएगा, जो दायां था वह क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। यही आपका स्क्वायर टेबल में भी होगा, है ना, आपका ट्रेंगल में भी, त्रिभुज में भी होगा, चतुर्भुज में भी आपका होगा। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह आपका स्क्वायर टेबल हो, चाहे आपका पंचभुज हो, षटभुज हो, सबका लेफ्ट सबका राइट, सबका लेफ्ट सबका राइट, सबका लेफ्ट सबका राइट, बायां और दायां, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखना है, जहां से पोजीशन को कंफर्म करेगा लेफ्ट या राइट बायां दाएं, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। क्वेश्चन मेरा कभी नहीं फंसेगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्वेश्चन में जो अभी पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, अगर क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो रहा है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट के स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा नया नया इंफॉर्मेशन डाल के क्वेश्चन को उलझाने का प्रयास करेगा। अगर कंसेप्ट है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान में रखेंगे, 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तो सारे कंडीशंस को बताएंगे, किंतु, परंतु, है, था, लेकिन, और, इसका प्रयोग कहां होता है, कीवर्ड्स का, इसका क्या मीनिंग है सिटिंग अरेंजमेंट में, इसको भी हम बताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, किंतु परंतु में किसका मीनिंग कहां होगा, कैसे होगा, तो इसको बहुत अच्छे टेक्निक के साथ आपको बताएंगे। जो सिटिंग अरेंजमेंट कीवर्ड्स है, कैसे उसको हम लेकर चलेंगे, तो अगले क्लास में, यानी जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास बताएंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है, आपका रैंकिंग सिस्टम है, पदानुक्रम। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है, इसमें आता ही है। और जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले ही हम आपको बता देते हैं। अगर मेरे सिलेबस का कंटेंट्स का भी क्लास अगर आपने पूरा अच्छे तरीके से अगर इसको समझ गए तो आपका बहुत सारा एसएससी का प्रश्न केवल मेरे कंटेंट्स देखने के बाद ही आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो मैथमेटिकल बेस्ड है और दूसरा लैंग्वेज बेस्ड है। अब ये मैथमेटिकल बेस्ड क्या होता है, यानी क्वेश्चन जो है वह 2 तरीके से पूछता है, एक मैथमेटिकल यानी गणितीय आधार पर, और दूसरा आपको लैंग्वेज यानी आपको किस आधार पर, भाषा पर के आधार पर। अब देखिए क्वेश्चन आता है जो कॉमन है, कहेगा एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, एक क्लास इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स, ए इज 30 फ्रॉम द टॉप, और ए का स्थान ऊपर से 30वां है। व्हाट इज द एज पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, तो बताइए ए का नीचे से स्थान क्या होगा। यानी एक कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है, जिसमें ए का स्थान जो है ऊपर से कितना है, 30 है। तो बताइए का ए का नीचे से स्थान क्या होगा। सिंपल है, याद रखना है, कंसेप्ट है, क्या है, 50 कुल संख्या में उसके एक तरफ के संख्या को घटा देंगे हम। क्या करेंगे हम, एक तरफ की संख्या को घटाकर इसमें एक हम जोड़ देंगे हम। यानी 50 में 30 घटा कितना बचा, 20, 1, 21। यही हमारा आंसर हो गया। अब सवाल उठता है कि आप सवाल ये कर सकते हैं हमसे कि सर आपने +1 किया क्यों। ये सब कोई जानते हैं कि +1 होता है, लेकिन क्यों होता है, यही किसी किताब में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। हमने भी बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन हमने कहीं एक्सप्लेन ये नहीं किया है कि +1 क्यों होता है। मैं आपको क्लास में बता रहा हूं कि +1 क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि कुल संख्या में ए का ऊपर का पोजीशन को माइनस कर दे तो कुछ भी आपका नहीं बचा गया, कोई संख्या नहीं बच गया, लेकिन उसी व्यक्ति का दूसरे इंड से पोजीशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक जोड़ना पड़ा हमको। क्लियर कंसेप्ट। तो
तो ये याद रखेंगे हम कि कोई भी सवाल अगर बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे। बार बार कॉन्सेप्ट वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा सकें। कॉन्सेप्ट के साथ जब जुड़ेंगे तो आप किसी लेवल का कहीं का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं एसएससी का, ये एमटीएस का है कि सीएचएसएल का है कि सीजीएल का है। कोई क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। और एसएससी में हर एग्जाम का पैटर्न मोर और लेस एक ही जैसा आपको दिखाई देगा। तो एक क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है कि ए का ऊपर से 20वां है और ए का नीचे से 10वां है, तो कुल संख्या कितनी है? एक कक्षा में ए का ऊपर से 20वां स्थान है और ए का नीचे से 10वां स्थान है, तो बताइए उस क्लास में, उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो यह भी है 20 जोड़ 10 माइनस 1 बराबर 29। अब कहेगा यहां -1 क्यों हुआ? तो यहां -1 इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति को 2 बार हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर -1 हुआ। तो याद रखेंगे एक में +1 एक में -1। और पूरा रैंकिंग याद रखिएगा कि पूरा रैंकिंग का जितना मैथमेटिकल क्वेश्चन है वह +1 और -1 के खेल पर ही चलता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, नहीं तो हमेशा कहां प्लस कहां माइनस। अगर यह कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां पर आपका गलत हो सकता है। इसको याद ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि जैसे हमने कहा ऊपर और नीचे, तो अगर टॉप है तो बॉटम निकल जाएगा, बॉटम है तो टॉप निकल जाएगा, लेफ्ट है तो राइट निकल जाएगा, राइट है तो लेफ्ट निकल जाएगा। एक ही कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन है, फिर अलग अलग व्यक्ति अगर है उसका क्या कंसेप्ट है। तो फिर जब रैंकिंग हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें है जो हमको आपको बताना है जन रोजगार क्लासेस की तरफ से। और जन रोजगार क्लासेस हमेशा उसका जो एक मिशन है, उसका जो एक सोच है, एक थिंकिंग है कि आप सभी बच्चों को सफलता दिलाने का है। क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो इसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वह भी आपको सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और जो शिक्षक भी इसमें हैं वह भी सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपना अध्यापन का कार्य भी करते हैं। और बहुत सारे शिक्षक इसमें ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे पता चलेगा, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में है, जिसको आप किताब पढ़कर आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे, वह शिक्षक भी आपके सामने आएंगे जन रोजगार क्लासेस में। तो इसका भी ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे हम लोग कि कौन कौन से इसमें है और कैसे आपको गाइड करते हैं। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि हम लोग कंसेप्ट को, मेरा मिशन ही है जन रोजगार क्लासेस का कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई टीचिंग, क्वेश्चन बेस्ड नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लास, हम लोग तो ऑनलाइन में अभी जन रोजगार क्लासेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ऑफलाइन में पिछले 26-27 वर्षों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने यह अनुभव किया कि आपकी गलतियां कहां होती है, किस पॉइंट पर आपको दिक्कत होती है, उन्हीं चीजों को लेकर, उन्हीं कंसेप्ट को लेकर अपने अनुभवों के साथ हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे। फिर आगे हम चलते हैं। इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? जैसे आता है कि ए बड़ा है बी से लेकिन सी से छोटा है, डी बी और ई के मध्य में है, तो बताइए सबसे मध्य में कौन है? तो सबसे मध्य में क्या आ गया? बी आ गया। क्या कहा? ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी बी और ई के मध्य में है, तो बताइए कि बी का स्थान क्या है या बी मध्य में कौन है? तो क्या हो जाएगा? ए और सी ऊपर और डी और ई नीचे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको कंपेयर से दिया जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो हम आपको अगले क्लास में रैंकिंग से रिलेटेड या और भी चैप्टर जो उसका डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शन टेस्ट। यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में इधर देखेंगे
तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर सीएचएसएल का अगर आप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विगत वर्षों में पूछा गया या जो भी पूछ रहा है, तो कुछ चैप्टर हैं जिससे कम क्वेश्चन या कभी एक आध क्वेश्चन पूछ दिया गया। डायरेक्शन उसमें है, रैंकिंग भी है उसमें, लेकिन डायरेक्शन में आपको क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले तो आपको एक डायरेक्शन ध्यान में रखना होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हिंदी वालों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ये हो गया उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं। साउथ ईस्ट यानी आपका हो गया दक्षिण पूर्व,